नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है व्यक्तित्व के विभिन्न सैद्धांतिक उपागम क्या है, यानी कि व्यक्तित्व का विभिन्न सैद्धांतिक उपागम क्या है, इसके संबंध में क्लास में चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है और यूनिट फर्स्ट का बाकी टॉपिक का वीडियो पहले ही बन चुका है, आप उसे प्लेलिस्ट को चेक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि व्यक्तित्व के विभिन्न सैद्धांतिक उपागम क्या है। इसलिए इस क्लास को आप जो है लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको जो है अब ऐसे ही एमए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपरों को जो है यहाँ पे इसका क्लास लिया जाएगा। तो देखिए व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं। पर्सनालिटी आप जो समझते हैं कि यानी कि व्यक्तित्व के बाहरी रंग रूप वेशभूषा से आप अंदाज़ा लगाते हैं वो पर्सनालिटी है, या पर्सनालिटी व्यक्तित्व के न केवल बाहरी गुणों बल्कि व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों को भी पर्सनालिटी में शामिल किया जाता है। आलपोर्ट 1937 कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक या मनोशारीरिक तत्वों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यानी कि व्यक्तित्व शारीरिक कारकों से इतर व्यक्तित्व के विचार कैसे हैं, संस्कार कैसा है, व्यक्ति दूसरे से कैसे बात करता है, कैसे बड़ों का सम्मान करता है, ये सब व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। अब व्यक्तित्व के स्वरूप को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो है कि विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया है। ठीक है, तो व्यक्तित्व के उपागम में हम उन्हीं से संबंधित जो है किस किस उपागम से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है उसको हम समझेंगे, और व्यक्तित्व के सिद्धांत के निर्माण में कौन कौन से उपागम जो है उत्तरदायी है उसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले है सिद्धांत है जो क्या है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम। अगर आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं तो ये इस सिद्धांत का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको बीए में है, एमए में भी है और बाकी भी आपको क्लासेस में देखने को मिलती है। देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ये व्यक्तित्व को अध्ययन करने वाला, इसके स्वरूप की व्याख्या करने वाला ये पहला उपागम माना जाता है। और इसके प्रतिपादक कौन है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड महोदय इसके प्रतिपादक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में फ्रायड महोदय ने व्यक्तित्व के आकारात्मक पहलू यानी कि चेतन, अर्धचेतन, अचेतन और व्यक्ति के गत्यात्मक पहलू यानी कि इड, ईगो, सुपर ईगो और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, इसके बारे में बात किया था। तो इनके सिद्धांत में इन्हीं फैक्टर का जो है फॉलो करके इन्होंने व्यक्तित्व का अध्ययन किया है। देखिए इन्होंने अपने उपागम में मानव प्रकृति के यानी मानव व्यवहार के, मानव स्वभाव के निराशावादी तथा निश्चयवादी छवि पर बल दिया है। इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनने में उसके निराशावादी फैक्टर तथा निश्चयवादी फैक्टर का भी हाथ होता है। इन्होंने आगे ये भी बताया कि व्यक्ति की अचेतन की इच्छाओं, ऐसी इच्छाएं जो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती, वो दब के अचेतन में चली जाती हैं, वो इच्छाएं समाप्त नहीं होती बल्कि किसी न किसी रूप में व्यक्ति अचेतन मन में आती हैं और व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जब व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी प्रभावित होगा। और कह रहे हैं कि यौन, सेक्स, जो कामुक इच्छाएं हैं जो व्यक्ति नहीं पूरा कर पाता है वो उसका भी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। और क्या है, आक्रामकता, व्यक्ति जो आक्रमणशील होता है इसका भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। और व्यक्ति के जैविक कारकों का भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैविक कारक मतलब जो जन्म से ही माता पिता से बच्चों से प्राप्त होता है। और इन्होंने कहा कि आरंभिक बाल्यावस्था में जो मानसिक संघर्षों का समाधान नहीं हो पाता उसका भी प्रभाव क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनने में पड़ता है। तो ये पहला उपागम मनोविश्लेषणात्मक उपागम है। दूसरा है नव विश्लेषणात्मक उपागम, नियो फ्रायडियन अप्रोच। अब इसमें जो है इस प्रकार के उपागम में दो प्रकार के मनोवैज्ञानिक जो है, पहला वो मनोवैज्ञानिक थे जो फ्रायड के प्रति जो है शुरुआत में फ्रायड के प्रति काफ़ी जो है निष्ठावान थे, उनके करीबी थे और उनके सिद्धांतों में जो है
साथ साथ मिलकर काम करते हैं। परंतु फ्रायड के व्यक्तित्व किसी एक पहलू पर विशेष जोर देने पर वो क्या है, फ्रायड से अलग हो गए और अपना उन्होंने एक स्वतंत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें कौन कौन थे? इसमें युंग और एडलर महोदय थे। और दूसरा श्रेणी उन वैज्ञानिकों का था जिनका फ्रायड के साथ संबंध नहीं था, लेकिन वो फ्रायड के सिद्धांतों या फ्रायड के विचारों से प्रभावित थे और उनमें संशोधन कर उन्होंने जो है एक व्यक्तित्व का नया सिद्धांत स्थापित किया। इसमें क्या है? सुलिभान है, हार्नी है, मरे है, एरिक फ्रोम है, ये मनोवैज्ञानिक। इनका सभी सिद्धांत के बारे में आगे आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और मनोविश्लेषणात्मक उपागम जो है दो बातों महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, बल डालता है। पहला कि सामाजिक कारकों, आपने मनोविश्लेषणात्मक उपागम में देखा था कि फ्रायड ने जैविक कारकों पर बल डालता है। इन्होंने कहा कि सामाजिक कारकों का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के बनने में बहुत ज़्यादा पड़ता है और साथ ही साथ व्यक्ति का आशावादी जो छवि, अगर कोई व्यक्ति हमेशा जो है हर चीज़ के लिए पॉजिटिव है, आशावादी सोच का है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसके व्यवहारों में भी वो गुण क्या है, झलकता है। ये बात सही है कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में उसके व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है और वो उससे प्रभावित होकर उसी हिसाब से उसका व्यक्तित्व भी बनता है। तो ये दूसरा उपागम था, नवविश्लेषणात्मक उपागम। तीसरा उपागम की बात करते हैं, अगर हम देखिए शरीर गठनात्मक उपागम, जैसा कि इसके जो है हेडिंग से भी स्पष्ट हो रहा है कि इस उपागम में शरीर के गठन से संबंधित तत्वों पर जो है जोर डाला गया है। देखिए इसमें क्या है, व्यक्तित्व का पैटर्न, जो व्यक्तित्व का विकास होता है तथा उसका पैटर्न जो होता है, इसमें क्या है, इन्होंने शरीर के संगठन मतलब उसका जो लंबा, छोटा, नाटा, मोटा, ठीक है, एवं उनके आकार, प्रकार तथा उससे संबंधित चित्त प्रकृति यानी कि उसके स्वभाव के रूप में किया है, ठीक है। शरीर गठनात्मक उपागम मेन रूप से क्या है, शारीरिक पक्षों पे ज़्यादा बल डालता है। वो कहता है कोई व्यक्ति लंबा है, मोटा है, नाटा है, तो क्या है, कोई व्यक्ति लंबा है, उसका शरीर गठीला है, तो वो स्वभाव, उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। कोई व्यक्ति नाटा है, काला है, तो उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं होगा। इन्होंने मेन रूप से इस फैक्टर पे इन्होंने बल डाला। और इसमें जो है, जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं क्रेस्चमर तथा शेल्डन ने अपना इससे समृद्ध व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने चौथे उपागम की तरफ आते हैं, जिसका नाम है जीवन अवधि उपागम, जिसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन अप्रोच। इसको क्या कहते हैं हम, लाइफ स्पैन अप्रोच, यानी कि जन्म से मृत्यु तक जो है व्यक्ति के व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों को इसमें रखा जाता है। यानी कि जीवन अवधि उपागम तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसका जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में प्रभाव पड़ता है। इन्होंने कहा व्यक्ति जन्म जब होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी अवस्थाएं होती है, प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ सामाजिक परिवर्तन, सामूहिक परिवर्तन और जो है कि शारीरिक परिवर्तन इत्यादि होता रहता है और उनमें कुछ समस्याएं भी व्यक्ति के अंदर आती है, जिससे जो है उसके व्यक्तित्व में एक आमूलचूल परिवर्तन होता है और वो काफ़ी हद तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में मददगार होता है। इसमें मुख्य रूप से जो है क्या है, इरिक इरिक्सन महोदय इसमें जो है क्या है, इनका सिद्धांत, इन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया जीवन अवधि उपागम के अंतर्गत। पांचवा है प्रकार उपागम, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रकार उपागम, मतलब इसमें क्या है, व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकारों में बांटकर तब क्या है अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इस प्रकार के उपागम को मानने वाले मनोवैज्ञानिक कहते हैं कोई व्यक्ति अंतर्मुखी हो सकता है, एकांशवादी हो सकता है, कोई व्यक्ति क्या है बहिर्मुखी प्रकार का हो सकता है, कोई व्यक्ति सामाजिक प्रकार का हो सकता है, कोई व्यक्ति प्रभावकारी प्रकार हो सकता है। तो इसमें क्या है, व्यक्तित्व के जो विभिन्न प्रकार है उसको बांट कर तब व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है इस प्रकार के प्रकार उपागम में। और इन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति जो है एंडोमॉर्फी, मेजोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी होता है, इसमें भी इन्होंने जो है बांट कर किसी न किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रकारों पे अध्ययन किया। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जो है हो सकता है कोई व्यक्ति अंतर्मुखी प्रकार का है तो अंतर्मुखी प्रकार का होगा तो उसका व्यक्तित्व भी अंतर्मुखी प्रकार होगा, कोई व्यक्ति बहिर्मुखी प्रकार का है तो उसका व्यक्ति भी क्या है बहिर्मुखी प्रकार का होगा। अगला छठवां उपागम की बात करते हैं हम, शीलगुण उपागम। शीलगुण, अगर आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं तो शीलगुण के बारे में आप जानते हैं। शीलगुण मतलब विशेष गुण, कोई किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके कारण वो महान बनता है उसे शीलगुण कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी का विशेष गुण सत्य अहिंसा था जिसके कारण पूरी दुनिया उनको जानती है तो वो शीलगुण है।
तो इसमें क्या है, व्यक्तित्व की व्याख्या व्यक्ति के शील गुणों के आधार पर की जाती है और इसमें यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों करता है और उसके व्यवहार में संगति के कारण क्या है। इन सभी बातों का पता क्या है, शीलगुण उपागम के द्वारा लगाया जाता है और ऐसे ही सिद्धांतों की रचना भी की जाती है। और इसमें मुख्य रूप से आलपुर तथा केटल ने शीलगुण उपागम से संबंधित अपने सिद्धांत दिए हैं। अब हम अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है बीमी या आयामी उपागम, यानी कि डायमेंशन से संबंधित अप्रोच है। इसमें व्यक्तित्व की व्याख्या क्या है, बीमा के रूप में की जाती है। ठीक है, व्यक्तित्व की व्याख्या किसी एक बीमा के रूप में की जाती है। जैसे व्यक्तित्व की कोई बीमा अंतर्मुखी बीमा पे व्यक्तित्व का आकलन किया जा रहा है, तो उसमें क्या है, व्यक्तित्व को उच्च और निम्न के रूप में इसको रेट भी दिया जाता है। यानी कि व्यक्तित्व की जो बीमा, इससे मतलब जो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार है, उस प्रकारों में रहकर व्यक्ति का क्या है, व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अंतर्मुखी प्रकार का है तो उसको अंतर्मुखी मापनी का टेस्ट आपके मनोविज्ञान में बना हुआ है, उसको वो देकर फिलअप करवाया जाता है, उसके अनुक्रिया प्राप्त किया जाता है और अनुक्रिया प्राप्त करने के बाद उसमें उच्च अंक आता है तो उच्च प्राप्तांक, निम्न अंक आता है तो निम्न प्राप्तांक भी दिया जाता है। और इस उपागम से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं आइजिंग महोदय तथा कोस्टा तथा मैक्रे महोदय ने बीमी या आयामी उपागम से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया है। अगले सिद्धांत की तरफ, अगले उपागम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सांवित्तिक या मानवतावादी उपागम। यह उपागम क्या है, व्यक्ति के आत्मगत, ठीक है, यह उपागम क्या होता है, व्यक्ति के आत्मगत, ठीक है, यानी कि आंतरिक आत्मगत अनुभूतियों पर बल डालता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो चलता है, अंदर जैसे उसके विचार होते हैं ऐसे उसका व्यवहार होता है और उसी हिसाब से उसका व्यक्तित्व भी बन जाता है। इसमें मानवतावादी संप्रदायों पर अधिक बल डाला गया है। ठीक है, इसमें मानवतावादी संप्रदायों पर अधिक बल डाला गया है। मानवतावादी संप्रदाय में यानी कि व्यक्ति के जो है रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, मानक इत्यादि, ये सभी फैक्टर जो है किसी न किसी रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से क्या है, मेस्लो रोजस का व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया गया है। अगर हम अपने अगले उपागम की तरफ बढ़ें तो अगला उपागम हमारा देखिए 9वां है संज्ञानात्मक उपागम। संज्ञानात्मक उपागम क्या कहता है, ये संज्ञान से संबंधित वाला उपागम है। ठीक है, ये सबसे तर्कसंगत और मनोवैज्ञानिक उपागम इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति किस तरह से वातावरण या पर्यावरण का प्रत्यक्षण करता है और उसका मूल्यांकन कैसे करता है, व्यक्ति सोचता कैसे है, सीखता कैसे है, निर्णय कैसे लेता है और कैसे किसी समस्या का समाधान करता है इत्यादि के बारे में इस उपागम की में बात किया जाता है। इसमें यह क्या है, चेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान देता है या चेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर बल अधिक डालता है। यह उपागम क्या है, इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति किस तरह से सोचता है, किस तरह से सीखता है, किस तरह से किसी बिंदु पर वो अपना निर्णय करता है, किस तरह से किसी समस्या का समाधान करता है। तो ये सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक उपागम से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से केली तथा कट-लेविन ने संज्ञानात्मक उपागम से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। अगला 10वां है व्यवहारात्मक या अधिगम उपागम। जैसा कि इसके हेडिंग से स्पष्ट है कि इसमें व्यवहार और सीखने से संबंधित है। ये देखिए, व्यक्तित्व और व्यवहार की व्याख्या व्यवहारिक नियमों और अधिगम सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए। ये उपागम यह मानता है कि व्यक्तित्व की व्याख्या क्या है, व्यक्ति जो व्यवहार करता है और जो सीखता है उसके आधार पर उसकी व्याख्या की जाएगी। अब आप जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसका दिमाग खाली स्लेट होता है, वो जो है बहुत कम उसके दिमाग में या उसके दिमाग में बहुत कम अनुभूतियाँ रहती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो चीज़ों को सीखता जाता है, परिवार से, पास पड़ोस से, स्कूल से, समाज से, और जैसे वो सीखता है वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व का निखार होता है। ठीक है, अब वो अच्छे चीज़ों को सीखेगा तो सकारात्मक उसका व्यक्तित्व होगा और नकारात्मक चीज़ को सीखेगा तो वो नकारात्मक उसका जो है व्यक्तित्व होगा। ठीक, इसमें जो है मुख्य रूप से स्किनर, मिलर एवं डोलार्ड का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत पढ़ाया जाएगा। अगला है 11वां सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम। ठीक है, ये जो है उपागम पर्यावरण या परिस्थितिजन्य कारकों पर अधिक बल जाता है। ये कहता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व जो बनता है उसका पर्यावरण आसपास का, यानी कि परिवार के आसपास जहाँ वो जिस समाज में रहता है उसके आसपास का पास पड़ोस, वो जहाँ पढ़ता लिखता है, उसके दोस्त मित्र, और उसके बाद जो है वो कैसे समाज में रहता है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यवहार बनाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। जैसे कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन महोदय ने भी कहा था कि मुझे आप किसी भी
जाति, किसी भी नस्ल, किसी भी धर्म के आप जो है मुझे बच्चों को दीजिए, मैं उनको वातावरण उस हिसाब से देकर जो आप चाहेंगे वो बना देंगे। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनने में पर्यावरण एवं प्रसृजन कारकों पर बल डाला जाता है। इन्होंने कहा आगे कि व्यक्तिगत चर और प्लस पर्यावरण चर, दोनों चर मिल जाते हैं और किसके साथ अंतःक्रिया करते हैं, ये लगातार अंतःक्रिया करते रहते हैं। और ये देखिए व्यक्तिगत चर, ठीक, व्यक्ति मतलब व्यक्ति का जो गुण है, और प्लस पर्यावरण में से जो उसको प्राप्त हो रहा है, ये सब लगातार क्या है, अंतःक्रिया करते हैं संज्ञान के साथ, ठीक है, अंतःक्रिया करते रहते हैं। उससे क्या होता है, व्यक्तित्व या व्यवहार का, उसका किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या व्यवहार बनता है। इसके मुख्य जो है मानने वाले या मुख्य इन्होंने इसके जो सिद्धांत दिया है, बेंडूरा, वाल्टन और सेलिगमैन ने सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम से संबंधित सिद्धांत दिया है। अगला है सीमित क्षेत्र उपागम। सीमित क्षेत्र उपागम में क्या है, इन्होंने कहा है कि कई सिद्धांतों की रचना की गई, लेकिन जो है कि कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बना जो व्यक्तित्व का विस्तृत रूप से व्याख्या कर सके, ठीक है। और इन्होंने कहा कि संपूर्ण व्यक्तित्व पर इन्होंने क्या कहा कि उपलब्धि, आवश्यकता सिद्धांत, चित्त प्रकृति सिद्धांत, संवेदन खोज, इनका सीमित क्षेत्र उपागम का तो मतलब यह है कि कोई ऐसा सिद्धांत व्यक्तित्व का नहीं बना जो व्यक्ति के विस्तृत पहलू का अध्ययन करे। हर सिद्धांत में व्यक्ति के जो है सीमित पहलू का अध्ययन किया जाता है, जबकि जब से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण पहलू का अध्ययन नहीं करेंगे, तब से वो उसके व्यक्तित्व के बारे में हम कैसे जान पाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, मुख्य रूप से उपलब्धि, आवश्यकता सिद्धांत, चित्त प्रकृति सिद्धांत और संवेदन खोज सिद्धांत को दिया गया। तो ये जो है क्या है, सीमित क्षेत्र उपागम है। तो आज की क्लास में हमने MA फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर पेपर 3 जिसका नाम है व्यक्तित्व के प्राचीन सिद्धांत, उसके यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक जो है व्यक्तित्व के विभिन्न सैद्धांतिक उपागम क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। और इस क्लास का आपको हैंडरिटेन नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।